जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अकाउंटेंसी के जो है लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में, ठीक है। उसका आशय भी समझा था और उसका जो है फॉर्मेट भी दिखा था, अच्छे तरीके से जाना था कि कौन सा चीज़ क्या क्या किस तरह से होता है। आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि हमारा जो है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदार अपने पूंजी खाता को कैसे कैसे बनाते हैं, किन किन विधियों से बनाते हैं और उनका फॉर्मेट भी देखा जाएगा कि पूंजी खाता बनाते समय कौन सा फॉर्मेट होता है, क्योंकि फॉर्मेट याद रखेंगे तभी जाके आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में आसान मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक अभी चल रहे हैं वो न्यूमेरिकल के ऊपर चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें समझाने के बाद ही हम क्वेश्चन कराते हैं, ताकि क्वेश्चन आप किसी से पूछ के ना करें बल्कि अपने से कर लें। क्योंकि अक्सर बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते हैं, बोलते हैं सर इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर हम ही सॉल्व करते रह जाएंगे सारे क्वेश्चन तो फिर आपको कैसे आएंगे। तो इसलिए हम क्वेश्चन करना सिखाते हैं, गाइड नहीं बनते हैं कि आपको जो है तुरंत गाइड दे दिया सॉल्व और आप जो है नोट कर ले, बात समझे। इसलिए डिटेल वाइज हम पहले थ्योरी सारी चीजें पढ़ाते हैं, सारे फॉर्मेट्स पढ़ाते हैं और फिर जाके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो धैर्य रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, सारा चीज पढ़िए। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चे ज्ञान आश्रम चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे अगर उन्हें ज्ञान आश्रम से पढ़ना अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है साझेदारों के पूंजी खाते। अब जब हम साझेदारों के पूंजी खाते की बात करें तो थोड़ा सा हम आपको फंडामेंटल समझाना चाहते हैं, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पहले भी पता होना चाहिए था। देखिए पूंजी होता क्या है, आप पता है कि व्यापार को आरंभ करने के लिए जो भी धन या राशि लगाई जाती है, जो भी धनराशि लगाई जाती है, जो भी संपत्ति लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, ठीक है, व्यापार को आरंभ करने के लिए। अब साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी में साझेदार अपनी पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, ये बात क्लियर है। और आपको ये अच्छे तरीके से हमने बताया था पिछले क्लास में भी, ताकि पूंजी पर ब्याज समझाते समय, कि पूंजी जो है व्यापार के पास कैसे रहता है, एक लोन एक दायित्व की तरह रहता है। इसी वजह से याद रखिएगा जो पूंजी है, ठीक है, उस पूंजी का शेष क्या होता है, तो उस पूंजी का शेष होता है आपका क्या, क्रेडिट, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये एक लोन है, ठीक है। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, जितने भी दायित्व होते हैं वो सारे के सारे, उन सबका शेष क्या होता है, उन सबका शेष क्रेडिट होता है, ठीक है। अब आज आपको एक नियम हम बताने जा रहे हैं क्रेडिट बैलेंस के ऊपर, और आगे चल के ये नियम बार बार दोहराते रहेंगे। क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो, उसके नियम इसी तरह से काम करते हैं। देखिए अगर ये हमारा जो है बैलेंस क्रेडिट हो गया पूंजी का, तो याद रखिएगा जब भी पूंजी में वृद्धि होगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जब भी पूंजी में क्या होगा, वृद्धि होगा, पूंजी बढ़ेगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये नियम है, ताकि आपको खाते समझ में आए, प्रारूप समझ में आ जाएगा, अभी उसको वहां पे भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। और जब भी क्या होगा, पूंजी में कमी होगा, ठीक है, जब भी पूंजी में कमी होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग जो है करेंगे डेबिट, ठीक है। यानी अगर वृद्धि होता है तो बैलेंस के अकॉर्डिंग चलता है और कमी होता है तो बैलेंस के विपरीत, ठीक है। बात समझ में आया, शेष जो है उसके अकॉर्डिंग चलता है वृद्धि में और कमी होने पे उसके विपरीत यानी उसके उल्टा चलता है। क्लियर बात, ये समझ में आया। पूंजी के शेष के ऊपर जो है नियम हो गया। इसी तरह यदि ये नियम आपको याद रखना है, क्योंकि आप पूंजी खाते पढ़ रहे हैं तो पूंजी का शेष का सारा नियम आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी बता दे रहे हैं। अगर बैलेंस क्रेडिट हुआ किसी भी चीज का, सॉरी डेबिट हुआ, क्रेडिट तो बता दिया, ठीक है। अगर किसी भी चीज का बैलेंस डेबिट हुआ तो ऐसे ही नियम वहां पे भी काम करेगा। डेबिट बैलेंस वाले भी कोई खाते आएंगे तो वहां पे आपको ये नियम याद रखना है। क्या, जैसे कि क्या होगा कि अगर हमारा डेबिट है, अगर वो बढ़ता है तो वो डेबिट होगा, और अगर वो घटता है तो उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। जस्ट ऐसे ही, बढ़ेगा तो बैलेंस के अकॉर्डिंग, घटेगा तो बैलेंस के विपरीत। ये नियम आपको याद रखना है। अगर आप क्लास 12th में हैं, क्लास 11th में, कभी भी अगर आपने ये नियम याद रख लिया तो ना ही आपको जर्नल एंट्री करते समय कोई भी दिक्कत होगा और ना ही आपको खाता बनाते समय कोई भी दिक्कत होगा। क्योंकि आज पूंजी खाते पढ़ा रहे हैं इसलिए ये नियम हमने आपको बता दी ताकि आपको पूंजी खाता अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए ये नियम हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पूंजी खाता कैसे बनता है, उसके पहले कुछ थ्योरी के बारे में। जैसे देखिए क्या लिखा है, साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं ना, उसे बनाने की दो विधियां। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के जो है प्राय दो प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी दो विधियां हैं, ठीक है। कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। बात समझ में आया, दो विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं इसमें ध्यान दीजिए। तो विधियां में हमारा जो सबसे पहली विधि है उसका नाम क्या है, स्थायी या अचल पूंजी पद्धति, जिसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं, ठीक है। स्थायी या अचल पूंजी पद्धति जिसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। और दूसरी जो विधि है उसका नाम है अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, जिसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। ठीक बात, क्लियर है। दो विधियां, पहला स्थायी पूंजी पद्धति या अचल, स्थायी को अचल भी कहते हैं, स्थायी मतलब जो टिका हुआ, अचल मतलब जो परिवर्तित ना हो, बात वही से, ठीक है। इसे अपरिवर्तित भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है अस्थायी या परिवर्तनशील, अस्थायी यानी जो हमारा स्थायी नहीं है, मतलब बदल सकता है, और परिवर्तनशील यानी बदलने वाला, ठीक है, ऐसी पूंजी पद्धति। तो नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है, स्थायी में कोई चीज रुकने की बात करता है और अस्थायी में कोई चीज बदलने की बात करता है। और क्या चीज बदलने की, क्योंकि पूंजी पद्धति है तो पूंजी के बदलने की, ठीक है। नाम के अकॉर्डिंग भी इसका आशय आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके आशय के ऊपर आ जाता है। सबसे पहला हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे स्थायी पूंजी पद्धति, ठीक है। आज हम लोग स्थायी पूंजी पद्धति के बारे में सब कुछ जान लेंगे, उसके थ्योरी भी जान लेंगे, उस तरह के क्वेश्चन में आता है तो उसका फॉर्मेट भी जान लेंगे, पूरा बकायदे हम लोग समझेंगे। पहली बात अगर हम लोग बोले स्थायी पूंजी खाता,
ठीक है, स्थायी पूंजी खाता बोल लीजिए या स्थायी पूंजी पद्धति बोलिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, खाता नहीं पद्धति, हम लोग पद्धति को पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, स्थायी पूंजी विधि से आशय ऐसे पूंजी खाता बनाने की पद्धति से है। एक ये ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष समान होता है, जिसमें पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष समान होता है। इसका सेंस क्या है कि साझेदार जितनी पूंजी लगाता है वो हर साल उतनी ही पूंजी रहेगा, पूंजी का शेष नहीं बदलता। 10,000 लगा तो 10,000 अगली बार भी, 10,000 अगली बार भी, ठीक है, वो सेम टू सेम पूंजी का शेष रहेगा, पूंजी का शेष नहीं बदलेगा। अब पूंजी का शेष बदलने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। आपने क्लास 11 में अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में थोड़ी सी भी थॉट होगा तो ये याद रखेगा कि आपने बैलेंस शीट पढ़ा होगा, ठीक है, आर्थिक चट्टा। तो उसमें आपने ये चीज देखा होगा कि जो पूंजी खाता, जब उसमें हम लोग पूंजी लिखते थे तो उसमें हम लोग लाभ को जोड़ते थे, हानि को घटाते थे, याद है, लाभ जुड़ता था, हानि घटता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, याद है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें जुड़ता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें से माइनस होता है, ड्राइंग उसमें से माइनस होता था, ये सारी चीजें याद है। यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पूंजी को प्रभावित करती हैं, जो पूंजी के शेष को बदल देती हैं। अब जब इस पद्धति में हम लोग जब ये खाता बनाते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं, तो क्या होता है, पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष समान रहता है, यानी पूंजी का शेष जो है बदलेगा नहीं, पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई भी कारक उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। समझ में आया, यही यहां पर सेंस है। आगे यहां पर लिखा भी है, अर्थात इस विधि से पूंजी खाता बनाते समय साझेदारों के पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष एक समान होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है प्रत्येक वर्ष एक समान होगा, हर साल जो जो आप देखेंगे, जब जब बनाएंगे 10,000 का 10,000 रहेगा, 20,000 का 20,000 रहेगा, हर समय एक समान रहता है। ठीक है, इस विधि में पूंजी का शेष परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इस पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों को एक नया खाता बनाकर उसमें लिखा जाता है। इसी कारण से इस विधि में दो खाते बनाए जाते हैं। अब आप समझ गए कि इस विधि में पूंजी का शेष नहीं बदलता है। अब भाई नहीं बदलता, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक भी तो हैं। जैसे हमने क्या बताया, जैसे लाभ बताया, हानि बताया, पूंजी पर ब्याज बताया, आहरण पर ब्याज बताया, आहरण बताया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक है। अब ये पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक कहीं तो जाएंगे, क्योंकि वो पूंजी खाता में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूंजी का शेष एक समान रखना है, इसीलिए यहां पर एक नया खाता बनाया जाता है और इसी कारण से इस विधि में दो प्रकार के खाते बनते हैं। क्लियर बात, यही बात ऊपर लिखा है कि क्या है कि विधि में पूंजी का शेष परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए प्रभावित करने वाले कारकों को नया खाता बनाकर उसमें डालते हैं। ठीक है, अब उसमें दो खाते बनते हैं। इस विधि में कौन कौन से दो खाते बनते हैं, तो देखिए, सबसे पहला खाता है पूंजी खाता, जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे या साझेदारों का पूंजी खाता भी बोल सकते हैं, और दूसरा है चालू खाता यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दो खाते बनते हैं। क्लियर बात, कौन कौन सा खाता, एक है हमारा साझेदारों का पूंजी खाता, दूसरा है साझेदारों का चालू खाता। अब सबसे पहला खाता हम लोग समझते हैं साझेदारों का जो है पूंजी खाता। क्या है इसमें, देखिए, स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाता का शेष सदैव एक समान होता है। ये बात हमको समझ में आ गया भाई कि इस विधि में जो है पूंजी खाता का शेष सदैव एक समान रहेगा। अब जब एक समान शेष है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यह बात आ गया कि दूसरी चीजों को नहीं डालना है, यानी पूंजी खाता में केवल क्या जाएगा, केवल साझेदारों की पूंजी को ही लिखा जाएगा, बाकी किसी चीज को नहीं लिखा जाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में आपको पता है खाता दो पक्ष होता है खाते का। एक नॉर्मल रफली अगर हम फॉर्मेट बना दें तो यही है ना खाता का फॉर्मेट, इधर हमारा क्रेडिट होता है, इधर हमारा डेबिट होता है कि नहीं बात। तो यही बता रहा है कि इस खाते के क्रेडिट पक्ष में क्या होता है, साझेदारों के पूंजी को लिखते हैं। जो साझेदार जितनी पूंजी लगाए बस उसी पूंजी को लिखेंगे क्रेडिट पर, और किसी चीज को नहीं। ठीक है, तथा यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई होती है तो इसे लिखा जाता है। अब ये बात क्या लिख रहा है, तथा किसी साझेदार ने कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है। अतिरिक्त पूंजी का मतलब क्या होता है, कभी कभी बिजनेस चलता रहता है तो समय के साथ जो है ये महसूस होता है यार बिजनेस का स्केल छोटा है, बिजनेस के स्केल को बढ़ाना है, तो साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाकर अपने बिजनेस की पूंजी बढ़ा करके बिजनेस का स्केल बड़ा करते हैं। तो अतिरिक्त पूंजी लग रहा है क्योंकि ये पूंजी ही है, इसलिए पूंजी खाता में जाएगा, वरना हर समय पूंजी का शेष एक समान होता है। ठीक है, इसलिए बोला है तथा यदि हमेशा नहीं लगता है, यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई हो तो इसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए क्या, इसके डेबिट पक्ष में किसी साझेदार द्वारा आहरित पूंजी को लिखा जाता है। अच्छा, जैसे साझेदार अतिरिक्त पूंजी डाल सकता है, लगा सकता है पूंजी का मतलब बिजनेस का स्केल बड़ा करने के लिए, उसी तरह साझेदार कभी कभी पूंजी निकालता भी है, अपना पूंजी कम करना चाहता है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है, बहुत से कारण हो सकता है जिसकी वजह से साझेदारों में ये हुआ कि भाई चलो पूंजी थोड़ा थोड़ा कम कर लिया जाए, या हो सकता है किसी ने बहुत ज्यादा पूंजी लगाया है तो बाद में उसने पूंजी निकाल लिया अपना। ठीक बात समझे, तो पूंजी कम भी किया जा सकता है। तो अगर पूंजी में से आहरण हो रहा है तो उस आहरित पूंजी को भी इस खाते के अंतर्गत लिखा जाता है, और फिर लास्ट में बैलेंस होता है और पूंजी का शेष निकल जाता है। ठीक बात, और वो शेष कैसा होता है ध्यान रखें, इस पॉइंट को नोट करके लिखिएगा, इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है। ये बात एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, इस खाते का शेष कैसा होता है, सदैव क्रेडिट। और आपने अभी देखा, इधर हमने बताया था क्या कि पूंजी खाते का शेष कैसा होता है, तो आपने देखा पूंजी का शेष होता है क्रेडिट। तो एकदम दिमाग में बैठा कर रखेगा, जब भी पूंजी का शेष की बात होगा तो वो क्रेडिट ही होगा। क्लियर बात, समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट बात, हम लोगों ने पूंजी खाता समझ लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा चालू खाता। अब साझेदार का चालू खाता कैसा होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा है, स्थायी पूंजी विधि में पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों को
कौन कौन से? जो भी पूंजी के शेष को परिवर्तित कर सकते हैं, जो पूंजी को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने क्या बोला, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन, लाभ, और उसके बाद जो है आहरण पर ब्याज, ये सब पूंजी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पूंजी, इस स्थायी पूंजी विधि में पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों को एक अलग खाता खोलकर उसके अंतर्गत लिखा जाता है। एक अलग खाता खोला जाता है और उसमें उसके अंतर्गत इसको लिखा जाता है, और जिसे साझेदारों का चालू खाता कहते हैं। समझ में आया? चालू खाता क्या है? चालू खाता वह खाता है जिसमें पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखा जाता है। ठीक है, चालू खाता कहते हैं। अब क्या होता है, तो लिखा है इसके क्रेडिट पक्ष में, जैसे अभी उसमें आपने पढ़ा कि क्रेडिट पक्ष में क्या जाए, डेबिट पक्ष में क्या जाए, उसी तरह इसमें भी इसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक। आपने जाना ही है, साझेदारों का वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, कभी एक्स्ट्रा काम होता है तो अगर साझेदारी संलेख नहीं रहता तो ये नहीं दिया जाता है। कि आपने पढ़ा ना इससे पहले वाले वीडियोस में, लगातार जितनी भी वीडियोस बताते चल रहे सब अच्छे तरीके से याद भी हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा अकाउंट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक, लाभ आदि को लिखा जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिखा जाता है क्रेडिट में। और डेबिट पक्ष में, ठीक है, तथा इसके डेबिट पक्ष में आहरण पर ब्याज और हानि आदि को लिखा जाता है। डेबिट क्रेडिट में लिखा गया, ठीक बात। और फिर डेबिट क्रेडिट में जब सारी चीज़ों की सब चीज़ों को लिखा जाता है, फिर बैलेंस निकलता है। जैसे हर चीज़ का बैलेंस निकलता है उसी तरह इसका भी बैलेंस निकलेगा। और बैलेंस निकलने के बाद इसका बैलेंस कैसा होगा, तो याद रखिए इस खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। एकदम पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए, सब नोट करके लिखने वाली बातें हैं। क्या चीज़ है, पूंजी खाता का शेष सदैव क्रेडिट होगा और चालू खाता का शेष क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। ये बोर्ड में आपके इंटरनल एग्जाम में कहीं भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो है चालू खाता का शेष सदैव डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। और एक पॉइंट और आपको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहे, ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस खाते को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या? ठीक है, इस खाते को आहरण खाते के नाम से भी जाना जाता है। इस खाते को आहरण खाता, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है, बात समझ में आया? अब ये दिमाग में आप क्या आएगा, जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आहरण खाता तो अलग चीज होता है। आहरण का मतलब ये होता है कि साझेदार ने जो पैसा निकाला निजी प्रयोग के लिए, व्यवसाय का मालिक जो व्यवसाय पैसा निकालता है निजी प्रयोग के लिए, वो अलग आहरण है। इस खाते का नाम आहरण खाता है। ठीक है, बात समझे, वो अलग खाता है, वो अलग आहरण है। मतलब यहां पर लेकिन आहरण खाता की बात किया जाएगा कभी क्वेश्चन में कि आहरण खाता बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, आप आहरण खाता बनाने की जब भी बात होगा तो आप चालू खाता बनाएंगे। ठीक बात, समझ में आया? तो ये भी हमारा जो है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एस.एन. शुक्ला के किताब में एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है आहरण खाता बनाने के लिए। बच्चे अक्सर उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, टीचर्स भी बहुत से होते हैं उस क्वेश्चन को छुड़वा देते हैं, और बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि यार आहरण खाता तो बनाना किसी ने नहीं बताया। तो कोई अलग चीज़ नहीं, आहरण खाता चालू खाते का ही नाम है। क्लियर बात, यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का फॉर्मेट समझना है। ठीक है, अभी तक हम स्थायी पूंजी पद्धति ही पढ़ा रहे हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति अभी बाकी है। ठीक है, तो पहले इनका फॉर्मेट देख ले। ठीक है, तो हम फॉर्मेट आपको बता रहे हैं किस चीज का, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, जब पूंजी जो हो वो क्या हो, स्थायी हो, तो हमारा जो है कैसे फॉर्मेट बनेगा, बात समझे? जब हमारी पूंजी स्थायी हो तो कैसे फॉर्मेट बनेगा। हम फॉर्मेट पहले से यहाँ पे नहीं डालते हैं क्योंकि फॉर्मेट अगर करते हुए बताते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। हम चाहते हैं बच्चों को समझाना, बस पढ़ा के निकल जाना नहीं, इसलिए जो है हम यहाँ पे आपके सामने ही फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 खाते बनते हैं। सबसे पहला जो खाता बनता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है साझेदारों का पूंजी खाता। और कैसे बनेगा फॉर्मेट देखिए, जब भी हमें इसका पूंजी खाता का फॉर्मेट बनाना है, आपको ABC नहीं लिखना है जब भी फॉर्मेट आप बनाएंगे, तो बस यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि पहला यही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, अब पूंजी खाता का फॉर्मेट आप जब देखेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने साझेदार होंगे, पहले तो हम पूरे फॉर्मेट को 2 हिस्सों में बांट दिए, जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट के कॉलम होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे साझेदार 2 है, तो इसलिए हम अमाउंट के कॉलम 2 लिख रहे हैं। ठीक है, 2 अमाउंट का कॉलम खींच रहे हैं, यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद इस तरह से ये बंद रहेगा। बहुत से स्कूलों में या बहुत से टीचर्स डेट वगैरह का भी कॉलम डाल देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है बस उतना देखिए, ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर आप जब लाइफ में कभी काम करेंगे तो वहाँ पर डेट वेट का काम रहता है, जैसे आप CA वगैरह बनेंगे तो वहाँ पर डेट वेट का कॉलम रहेगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें सब चीज़ साल के अंत में होता है, इसलिए डेट का कॉलम का उतना जो है इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। बात समझे, सबका डेट सेम होता है। तो आपको यही फॉर्मेट डालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है डेबिट, यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर्स,
एग्जाम में एकदम ऐसे ही आपको क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करना है। यहाँ पे साझेदार का नाम, जैसे साझेदार का नाम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट का कॉलम है इसलिए यहाँ पर रुपए का सिंबल भी होना बहुत जरूरी है। रुपए का सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार इसको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में जैसे बता रहे वैसे ही फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। फिर यहाँ पर भी हो गया पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर रुपीस का सिंबल हो गया और ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक बात। अब हमने क्या बताया था पूंजी खाता पढ़ाते समय, हमने बताया था ना कि पूंजी खाता के अंतर्गत केवल क्या करते हैं, केवल साझेदारों की पूंजी डालते हैं। अच्छा, पूंजी डालते समय थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम ऐसे लेखांकन कर सकते हैं जो व्यवसाय एकदम नया नया हो, बात समझ रहे हैं ना, एकदम नया नया हो। जब व्यवसाय एकदम नया होगा तो इसका मतलब साझेदारों ने पूंजी लगाया है ना, बात लगाया है, पहले का पूंजी का रखा नहीं है, लगाया है पूंजी। जब साझेदार पूंजी लगाते हैं तो उसे किस नाम से लिखेंगे, उसे बाई कैश या बाई बैंक नाम से लिखेंगे, ठीक है। लगाया यानी पूंजी बढ़ा है, पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, आपको रूल पता ही है, पूंजी का रूल आपको पता ही है कि भाई पूंजी बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करना है, पूंजी घटेगा तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। अभी हमने आपको बताया कि बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, है ना बात। तो जब साझेदार पूंजी लगाएंगे तो क्या होगा, उसे क्रेडिट में लिखना है, किस नाम से लिखेंगे, नया बिजनेस रहेगा तो उसे बाई बैंक या बाई कैश नाम से लिखेंगे, ठीक बात। तो यहाँ पर हमारा जो है लिख दिया हमने बाई, ठीक बात, बाई कैश या बैंक, जिस भी नाम से आपको जो है क्वेश्चन में जैसा सिचुएशन आएगा उस हिसाब से लिख देना है, बाई कैश या बैंक नाम से लिख दिया। जो भी पूंजी लगाया है यहाँ पर हमने लिख दिया, ये नया बिजनेस के लिए, क्लियर बात। लेकिन यदि बिजनेस पुराना है, अब क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा बिजनेस नया है कि बिजनेस पुराना है, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में भी कि कैसे पता चलेगा कि नया है कि पुराना है। अगर बिजनेस हमारा पुराना है तो पुराना बिजनेस रहेगा तो इसका मतलब क्या है, पहले से पूंजी था वही ना अभी होगा, पूंजी नया नहीं लगेगा ना, पहले से पूंजी था। तो यदि बिजनेस पुराना है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको पूंजी का शेष लिखना है और उसे किस नाम से लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बीडी में लिखते हैं, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, बात क्लियर है। और यहाँ पर पूंजी के शेष को हम लोग लिख देंगे, समझ में आया। जो बिजनेस पुराना रहेगा उसमें पूंजी लिखा रहेगा, ए की कितनी पूंजी, बी की पूंजी कितनी पूंजी है, उसके शेष को लिख देंगे, ठीक है, बात क्लियर है। ये दोनों हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखिए यही मेनली जाता है, आपको क्वेश्चन जितना भी मिला है ज्यादातर में यही चीज मिलेगा, उसका डायरेक्ट बैलेंस निकाल देना है। लेकिन हमने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है, साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं पूंजी को बड़ा करने के लिए, ठीक है, व्यवसाय को बड़ा करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो उसे भी बाई बैंक या कैश नाम से आपको लिखना है, ठीक है। जब भी पैसा से पूंजी लगेगा तो बाई कैश या बैंक नाम से आपको लिख देना है। और ये क्या है, तो ये अतिरिक्त पूंजी है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, या अतिरिक्त पूंजी है तो अतिरिक्त पूंजी यहाँ पर लगेगा, क्लियर बात। और इसके बाद क्या होगा, यदि साझेदार जो है पूंजी निकाल लेते हैं, पूंजी में से आहरण होता है, हमने बताया ना आहरित पूंजी, पूंजी भी निकाल सकते हैं, जैसे पूंजी बढ़ाकर बिजनेस को बड़ा करते हैं उसी तरह बिजनेस को संकुचित करने के लिए पूंजी निकल भी सकता है या किसी अन्य कारणों से भी पूंजी निकल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब निकलेगा तो इस साइड जाएगा, क्योंकि पूंजी की कमी को क्या करते हैं, डेबिट में करते हैं, ठीक है। तो टू कैश या बैंक नाम से हम लोग क्या करेंगे, इधर डालेंगे, टू कैश या बैंक नाम से हम लोग इधर डालेंगे और क्या लिख दें, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है, बात समझ में आया। और यहां पे लिख देंगे, क्लियर बात। अब हमने ये दोनों चीजें लिख लिया, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें बैलेंस निकाल लेना है पूंजी खाते का। तो इधर जोड़ा और इधर जोड़ा, घटाया, जोड़ घटाना करने के बाद हमारा जो बैलेंस होगा वो इस साइड हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और फिर हमारा ये पूरा का पूरा पूंजी खाता क्या हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा, टोटल कर लिया जाएगा दोनों साइड बराबर बराबर, ठीक बात, क्लियर है ना। हम लोगों को यहाँ पे जो है टोटल करके इस तरह से बंद कर लिया जाएगा। ये हो गया हमारा पूंजी खाता, किस विधि से, स्थायी पूंजी विधि से पूंजी खाता का प्रारूप, बात क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा जो है अब दूसरा कौन सा खाता बनता है, तो दूसरा बनता है चालू खाता, है ना। पहले बनता है हमारा क्या, पूंजी खाता, और दूसरा बनता है चालू खाता। तो हम लोग जो है तुरंत जो है चालू खाता देख लेते हैं। तो दूसरा हम बनाने रहे, तो चालू खाता का फॉर्मेट क्या होगा, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इस तरह से हम लोग को जो है लिखना है। और उसके बाद जो है क्या करना है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर फिर से वैसे ही 4 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम खींचने हैं। इस तरह से हम लोग जो है अमाउंट के लिए 2 4 कॉलम खींच दिए और एक जो है पर्टिकुलर के लिए। तो टोटल हमारे जो है कितने हो गए, टोटल हमारे 6 कॉलम हो गए। यहाँ पर हो गया डेबिट, यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स, फिर ये हो गया A B, फॉर्मेट वैसा ही जैसे पूंजी खाते का फॉर्मेट है, ठीक है, खींचने में अंदर के मटेरियल अलग होंगे। फिर यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स, फिर A B और यहाँ पर रुपए का सिंबल, ठीक है, ये हो गया बात, ये हो गया फॉर्मेट, एकदम वैसे ही बनाना है। अब अंदर क्या चीज़ जाएगा, जैसे हमने आपको बताया कि चालू खाता का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर है।
तो अब आपको यहां पर भी लेकिन रूल कौन सा लगा, चालू खाता भी पूंजी खाता का ही एक भाग है, स्थायी पूंजी पद्धति से ही बन रहा है ना, पूंजी खाता का एक भाग। तो इसमें भी जो रूल लगेगा वो वही लगेगा कि भाई क्रेडिट बैलेंस है, यानी पूंजी बढ़ाने वाले आइटम को कहां लिखना है, पूंजी बढ़ाने वाले आइटम को हम लोग को क्रेडिट में लिखना है, और पूंजी घटाने वाले आइटम को कहां लिखना है, पूंजी घटाने वाले आइटम को डेबिट में लिखना है। यही नियम है इसमें भी। क्लियर बात। अब आपको समझने वाली ये बात है कि हमने जैसे बताया था कि जब बिजनेस नया होता है तो वहाँ पे कैश बैंक करके लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब बिजनेस नया होगा तो क्या चालू खाता उसमें होगा, होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, नया जब है तो नया है तो साल के अंत में जा करके क्या मिलेगा, वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट होगा जो चालू खाते में जाने वाले हैं। पहले से रहता है तब उसका शेष रहता है, ठीक है। अब चालू खाता लगने वाली चीज नहीं है, जैसे पूंजी लगने वाली चीज थी इसलिए टू कैश मतलब बाई कैश है बाई बैंक करके हम लोग लिखना है, लेकिन चालू खाता लगने वाली चीज नहीं, इसलिए जो है नया में कोई जो है कैश या बैंक करके इसमें नहीं जाएगा। लेकिन जब हमारा क्या होगा, जब बिजनेस हमारा पुराना होगा तो उस समय चालू खाते का शेष हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अगर बिजनेस पुराना होगा तो चालू खाता का शेष दिया रह सकता है, तो अगर उसका शेष जैसे दिया रहेगा आपको उस शेष को वहां पर डाल देना है। अब आप जानते हैं कि चालू खाता का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, तो दोनों साइड इसमें जाएगा, ठीक है। अगर शेष क्रेडिट है तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी करके आप उसका शेष लिख देंगे, ए का होगा या बी का होगा लिखा रहेगा। और यदि शेष डेबिट है तो आपको जो है टू बैलेंस बीडी करके आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होगा इसलिए बैलेंस बीडी जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना, दोनों हो सकता है, आपको जो है चालू खाता का शेष दोनों हो सकता है, इसलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक जाएंगे, जैसे क्या, जैसे पूंजी में जो है पूंजी पर ब्याज लगता है, जो पूंजी को बढ़ाता है तो वो इसके अंतर्गत लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किधर, क्रेडिट में, क्यों, क्योंकि ये पूंजी को बढ़ाता है, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर साझेदारों को यदि कोई वेतन कमीशन या पारिश्रमिक मिलता है तो वो पूंजी को बढ़ाता है, इसलिए वो यहाँ पर लिखा जाता है, तो बाय सैलरी इकट्ठा लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा, सैलरी, कमीशन, ठीक है, कमीशन और रेमुनरेशन, ठीक है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में क्या है ये, रेमुनरेशन, ठीक है, ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये लिखा जाएगा जिसका भी रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद साझेदारों को जो है पूंजी पर ब्याज होगा, साझेदारों का वेतन कमीशन वगैरह मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज पूंजी को बढ़ाए। इसी तरह लाभ होता है व्यवसाय में, तो लाभ भी पूंजी को बढ़ाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लाभ लिखा जाएगा। कहाँ से आता है लाभ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, याद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम फॉर्मेट लिखवाया था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, याद है। जब विधि स्थायी पूंजी विधि से जब पूंजी खाता बनता है ना तो वहां पर प्रॉफिट जो है ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट होता है, और जब परिवर्तनशील पूंजी विधि से जब हमारा पूंजी खाता बनता है तो वहां का प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यानी अगर इससे पहले जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन बना होगा तो कहाँ पे, वहां पर करेंट अकाउंट का यूज होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, उसके लाभ को भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे, बताइए आपको, ये पूंजी खाते में जाता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं प्रॉफिट, ये हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें जाता है, ठीक बात। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह हमारी पूंजी को घटाने वाली चीजें भी है, वो हमारा किधर जाएगा, डेबिट में। जैसे जैसे हमारा आरण से पूंजी घटता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में, टू ड्राइंग्स। फिर इसके बाद आरण पर ब्याज, इससे भी पूंजी घटता है, ठीक बात, इससे भी पूंजी घटता है, तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, ये भी हमारा जो है डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद यदि लॉस है, जैसे प्रॉफिट है तो यहाँ पर, लॉस है तो यहाँ पर, तो लॉस है तो हमारा क्या होगा, हम पीएल एप्रोप्रिएशन शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, वो भी हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक बात, क्लियर है। फिर इसके बाद बैलेंस निकाला जाएगा। अब ये बैलेंस दोनों साइड का हो सकता है, यानी क्रेडिट में भी ज्यादा हो सकता है जोड़ने पर, डेबिट में भी ज्यादा हो सकता है जोड़ने पर, क्योंकि चालू खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, बार बार बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर जोड़ा और इधर जोड़ा और फिर उसके बाद माइनस किया। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है तो हम लोग टू बैलेंस सीडी, ठीक है, टू बैलेंस सीडी यहाँ पे करेंगे, बात क्लियर। और यदि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हम लोग बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी कहाँ करेंगे, बाई बैलेंस सीडी हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्लियर बात। और उसके बाद हम लोग टोटल करके जो है हम लोग टोटल करके यहाँ पर जो है फॉर्मेट बंद कर देंगे, क्लियर है बात। ऐसे करके हमारा जो है फॉर्मेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है करेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारी चीज़ें याद करना है, ठीक है, समझ में आया। तो स्थायी पूंजी विधि से हम लोग का चालू खाता इस तरह से बनता है, पूंजी खाता इस तरह से बनता है, और इन दोनों का आशय हम लोगों ने जान लिया,
ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। अब बात होता है कि स्थायी पूंजी खाता तो हमने समझ लिया। अब परिवर्तनशील पूंजी विधि जो है, एक तो ये भी तो है, दूसरा वाला अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके ऊपर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन में हम कैसे जानेंगे कि हमें कौन सी विधि से पूंजी खाता बनाना है। भाई दो चीजें हैं, तो कौन सा अपनाना है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी विधि से पूंजी खाता बनाना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम देखते हैं व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। हमारे जो है व्यूअरशिप में जो है 60% ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन देख रहे हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तो शेयर करें और वीडियो को लाइक वगैरह भी करें, इससे हमारी रीच और लोगों तक जाती है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।